हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीएससी के लिए अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, बच्चे मुझे इंदिरा सर कहते हैं। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के कंप्लीट कोर्सेज करेंगे, यानी पीसीएम पूरा कोर्स आपको पढ़ाएंगे अपने एआईसी लाइव चैनल पर, जिसमें 2 बार ही आता है। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स और कुछ बहुत फंडामेंटल बातें बताई गई। आज की बारी लेक्चर 2 की है। आज का एजेंडा है आयुपेक नोमेनक्लेचर का। हम आपको आज नोमेनक्लेचर सिखाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप लेक्चर को पूरा देखेंगे तो इस बात की संभावना 100% है कि आप नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से सीख जाएंगे। किसी भी तरह के कंपाउंड का जो आपके सिलेबस में है वो आप कर लेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग आज नोमेनक्लेचर सीखेंगे। तो नोमेनक्लेचर का क्या अर्थ है, नामकरण संस्कार का क्या अर्थ है, क्या जरूरत है इसकी, इसका क्या स्टैंडर्ड है, वो सब समझते हैं। है क्या कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आप देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑर्गेनिक की भी प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, प्रॉब्लम समझो क्या है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेरी लार्ज इन नंबर है, यानी कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और डिफरेंट रीजन्स में इनके नेम्स डिफरेंट है, नेम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए दुनिया भर के लोग बहुत सारे यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले से जानते हैं, और अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन्स में इनके डिफरेंट नाम हैं, अलग अलग नाम। तो कोई एसिडिक एसिड को विनेगर बोल रहा है, कोई इसे सिरका बोल रहा है, तो फ्रांस में कुछ और बोला जाएगा, जर्मनी में कुछ और बोला जाएगा, युगांडा में कुछ और बोला जाएगा। एक ही कंपाउंड के बहुत सारे नाम हो जाएंगे, क्योंकि एक सिंगल टाइप का कंपाउंड नहीं है, बहुत वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें एक सिस्टम निकालना पड़ेगा, ये सिस्टेमैटिक नोमेनक्लेचर, नामकरण संस्कार, नोमेनक्लेचर का एक मेथड निकालना पड़ेगा, है ना? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से इनके नाम रखे जाएं। जिस तरह से इनके नाम रखे जाएंगे उससे ये तय होगा कि कंपाउंड्स एक होंगे तो नाम भी एक होगा, रीजन्स में उनको जो भी बोला जाए, लेकिन साइंटिफिक एक ही नाम हो जाएगा। तो एक ही साइंटिफिक नाम रखने के लिए इस सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर को हम लोग अपनाते हैं। ये कौन देता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऐसा करके। और ये यूरोप की संस्था है, और जितने केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं इसमें एफिलिएटेड रहते हैं, और उनकी जो भी रिसर्चेस हैं वो ट्रू तभी मानी जाती हैं, वैलिड तभी मानी जाती है जब ये संस्था उसे पब्लिश करती है और एक्सेप्ट करती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मत समझना कि सिर्फ नोमेनक्लेचर के लिए IUPAC। केमिस्ट्री के सारे रूल्स को वैलिड बनाने वाला ये, कोई कहीं रिसर्च हुई और दुनिया भर में उस रिसर्च को अब माना जाएगा, तो तब माना जाएगा जब IUPAC वाली जो संस्था है, ये संस्था उसको सही मानेगी। ठीक है, तो ये तो लॉजिक हो गया कि क्यों इस तरह का हमें नोमेनक्लेचर का जरूरत है, नीड क्यों है। नीड के अलावा अब इसके बेसिक टेक्निक्स पर आते हैं। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए भी हमें कुछ बेसिक्स जानने चाहिए। बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नाम आखिर रख कैसे रहे हो, इसका भी तो कोई सिस्टम होगा। तो सिस्टम बिल्कुल क्लियर है कि जैसे मान लीजिए नेम, किसी का भी नेम, तो हम लिखते हैं मिस्टर, या मिसेस भी लिख सकते हैं, कोई महिला है तो वो लिख देंगे मिस्टर। मान लो मैं अपना नाम लिख देता हूं, इंद्रजीत सिंह, ऐसा। तो देखें क्या हो रहा है कि शुरुआत में हम लोग मिस्टर लिख रहे हैं, यानी ये बता रहे हैं कि मेल है, फीमेल है, किस कैटेगरी का है। इंद्रजीत ये मेरा नाम है, और ये मेरी फैमिली नेम है। ठीक, अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ
कि ये नाम से पहले लगने वाला व्यक्ति है जिसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। ये मेरा नाम है जिसे हम वर्ड रूट बोलते हैं, यानी कि मेरा नेम ये है। अच्छा, ये मेरा फैमिली नेम है जो मेरी फैमिली में सभी के नामों के आगे लगा होगा, जिसे हम सफिक्स बोलते हैं, बाद में आने वाला। ठीक, तो नाम में तीन चीजें आ गई, प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट, और इसी सीक्वेंस में रहेंगे। पहले कौन होगा? प्रीफिक्स। बीच में कौन आएगा? वर्ड रूट। बाद में कौन आएगा? सफिक्स। प्रीफिक्स की कैटेगरीज हो सकती हैं। प्रीफिक्स 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, समय के साथ मालूम चलेगा। सफिक्स भी 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, समय के साथ मालूम चलेगा। लेकिन ये तरीका है। अब हम लोग इसमें ये जाने कि नाम रखते वक्त प्रीफिक्स किनका होता है, सफिक्स किनका होता है और रूट वर्ड किनका होता है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो पता लगाते हैं। प्रीफिक्स जो है वो दो तरह के लोगों का होता है। पहला है साइड चेन और दूसरा है सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, वर्ड रूट किसका होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन आर प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? प्रिंसिपल चेन क्या होती है समय के साथ पता चलेगा, फिलहाल तो इसको ग्रहण करते चलो जैसे जैसे बोला जा रहा है। सफिक्स कौन है? सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप्स का। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं भैया? समय के साथ पता चलेगा, है ना, अभी बस ग्रहण करते जाओ, समझाते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो लोग होते हैं जो लोग किसी भी कंपाउंड की सारी केमिकल रिएक्शंस पर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जब भी कभी बोला जाए ना, केमिस्ट्री में लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शंस कैसी कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करने का काम करते हैं। गवर्न करने का मतलब कुल मिला के ये कि केमिकल प्रॉपर्टीज इनसे डिसाइड होती हैं, यानी ये लोग ही रिएक्टिव पार्ट होते हैं। रिएक्टिव पार्ट होने का मतलब कि भैया खूब जम के रिएक्टिव हैं और यही रिएक्शन करेंगे, यही रिएक्शन करेंगे, इस वजह से सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इन पर ही डिपेंड करेंगी। ठीक, तो ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन। ये भी रिएक्टिव होते हैं बट लेस रिएक्टिव देन द फंक्शनल ग्रुप्स। समझे मेरी बात? रिएक्टिव हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप से कम रिएक्टिव हैं। अगर रिएक्टिव हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज को ये भी डिसाइड करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी वजह से बदलेंगी, लेकिन इनका इंपैक्ट कम होगा, है ना, यानी लेस डोमिनेंट। ये कम डोमिनेंट है और फंक्शनल ग्रुप्स ज्यादा डोमिनेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। अच्छा, बढ़िया बात, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन चेन्स ये प्रिंसिपल चेन में कैसे आती हैं? तो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने का तरीका बताया जाएगा तो आप सीखेंगे। क्लियर है मेरी बात? बट बॉटम लाइन ये है, दिस इज द सिंपल मेथड जिससे आप किसी भी तरह का नाम समझ पाएंगे। नाम रखने का वही बेसिक तरीका है। आप अपना नाम भी इसकी जगह रख सकते हैं, मैंने अपना नाम रखा है और आप अपना नाम रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ये जानना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जिनको हम लोग ये सफिक्स बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, कौन है जिन्हें हम साइड चेन बोल रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, है ना। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्सेस पे उतरेंगे और समझेंगे प्रीफिक्स किसका है। ठीक है, तो हमारे लिए जो साइड चेन्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके विषय में हम बेसिक जानकारी लेते हैं। तो तीन तरह के लोग इसमें आते हैं। सबसे पहली चीज हैलोजन ग्रुप्स। ये भी फंक्शनल ग्रुप्स ही हैं लेकिन इनकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है, इस वजह से इन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी नहीं है कोई इनकी। दूसरी एक चीज आती है, इसको बोलते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। और तीसरा आता है लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप तो हैं लेकिन उनकी प्रायोरिटी किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से कम है। अच्छा, बढ़िया बात। इससे क्या क्या सीखने को मिला? तो हम इसकी चर्चा अपने इस पूरे सिलेबस में नहीं करेंगे, कारण ये हमारे कोर्स में नहीं है। दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ किसी चेन में आ जाएं
ये 10th के कोर्स में नहीं बेटा, 11th के कोर्स में, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें जो सिलेबस में नहीं है। हम इन दो को खूब जम के पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले समझना चाहिए कि हेलोजेंस कौन है। तो हेलोजेंस समझो, ये कुछ एटम्स हैं, एटम्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में पाए जाने वाले लोग ये हैं। इनका नाम क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद एस्टेटीन भी आता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है ना। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका है फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, और उसके बाद अटेंशन। आर यू ओके विद दिस? हाँ। लेकिन हमें पता है कि हम तो सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। इसको नाम देते हैं फ्लोरीन, इसको नाम देते हैं ब्रोमीन, इसको नाम देते हैं, सॉरी ब्रोमीन तो नीचे लिखना था, कहाँ लिख डाला, कहाँ लिख डाला? आ बेटा नीचे आ जा। ये है हमारा क्लोरीन और ये है हमारा आयोडीन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग हैं, है ना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इनके चेक करें तो इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं, और अगर हम इनकी वैलेंसी चेक करें तो सबकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक, बढ़िया बात है। इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नो प्रायोरिटी। इन्हें ग्रुप की तरह ट्रीट ना करें, इन्हें सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करें, इनका प्रीफिक्स लगाएं, हैं। ऑलवेज यूज प्रीफिक्स। अगर कहीं भी चेन में कार्बन के कंपाउंड में ये लोग दिख जाएं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनका सफिक्स नहीं, इनका प्रीफिक्स लगना है। यानी नाम की शुरुआत जो होगी वो इन लोगों से होगी। अच्छा, इनको पहले लिख देना है, कहने का अर्थ ये। ठीक है भैया, पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हमने इसको छोटा कर लिया। अब भाई साहब आपसे पूछा जा रहा है कि इन सब के प्रीफिक्स नेम तो बता दो, क्योंकि तुमने सब तो बता दिया, तो प्रीफिक्स नेम्स भी तो बताओ इनके। तो नाम देखो क्या है, बहुत ध्यान से देखना। फ्लोरीन का नाम है फ्लोरो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए। क्लोरीन का नाम है क्लोरो। इसके बाद ब्रोमीन का नाम है ब्रोमो। अच्छा, आयोडीन का नाम है आयोडो। ये इनके प्रीफिक्सेस नेम है। यानी जब भी आयुपेक नोमेनक्लेचर में हम लोग इनका नाम लिखेंगे तो फ्लोरीन की जगह लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन की जगह लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन की जगह लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन की जगह लिखेंगे आयोडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यही जरूरी है। ठीक, सिंबल यही है जैसा मैंने अभी यहां लिखा। ठीक, बढ़िया बात है। हेलोजन मालूम चले। हेलोजन के बाद अब चर्चा होनी चाहिए अल्काइल ग्रुप की। अल्काइल ग्रुप को पहचानना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। ऐसा कहा जाए कि हमारे पास कोई एल्केन था, ठीक। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो जो बचा वो कौन है बेटा? एल्काइल ग्रुप बचा। अच्छा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था, CnH2n+2। इससे एक हाइड्रोजन हटाओगे तो हमारे पास बचेगा CnH2n+1। यानी एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला है दैट बिकम्स CnH2n+1। समझे? बिल्कुल बात है। एल्केन क्या था? जैसे पहला मेंबर एल्केन का समझो मेथेन है, तो एल्काइल क्या होगा? तो इसका पहला मेंबर होगा CH3। मैं इसको खोल कर लिखता हूं जरा, है ना, तो अच्छा लगेगा। CH, H, 4H हो गए। यहां देखो CH, H 3 ही हुए। तो कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने थे? 4। ये एक बॉन्ड जो है बचा हुआ है। बचा हुआ का अर्थ ये है कि यहां से ये बॉन्ड बनाएगा। यानी कि एक वैलेंसी इसकी फ्री है। क्या है बेटा? फ्री है। फ्री होने का मतलब एक बॉन्ड बनाना बाकी है, यानी अनसेटिस्फाइड आदमी, यानी कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अच्छी बात है। जैसे दूसरा मेंबर देखो C2H6 एथेन है, यहां क्या लिखोगे बेटा? C2H5। जैसे यहां लिखोगे C3H8 तो यहां क्या लिखोगे बेटा? C3H7। समझे? और सबका एक एक बॉन्ड बाकी है। बहुत बढ़िया बात है। अब नाम पे आ जाओ।
अगर पहले व्यक्ति का नाम मेथेन है, एल्केन, मेथ एन, एल्क मतलब मेथ, एन मतलब एन, तो यहां पे एल्क आइल हो गया है, तो एल्क तो सेम रहेगा मेथ, और एन की जगह क्या हो जाएगा आइल। यहां पे नाम है बेटा इथेन, इथेन इथ आया है एल्क की जगह, और एन तो एन है, तो यहां भी इथ आएगा 2 कार्बन के लिए, और उसके बाद आइल आ जाएगा। यहां पे आएगा प्रोपेन, अभी नाम कैसे दे रहे हैं वो भी समझाएंगे, पर तुम ये बात समझ लो कि प्रोपेन से प्रोपाइल, एथेन से एथाइल, मेथेन से मिथाइल कैसे बना। समझे बात, बिल्कुल समझे, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। एल्काइल समझ में आया, एल्काइल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एल्काइल वेल्काइल समझने के बाद नाम पे आते हैं। जो वर्ड रूट था, है ना, वो वर्ड रूट हमारे लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन था। तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं। प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट करनी है वो समय के साथ सीखेंगे, लेकिन अभी समझो कि मान लो कि हमारे चेन के अंदर 1 कार्बन है, चेन के अंदर 2 कार्बन है, चेन के अंदर 3 कार्बन है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 5 ही तक रखते हैं, और 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं और 10 हैं। मैं 10 तक ही बताऊंगा, 20-30 भी बताए जा सकते हैं। तो जब चेन में 1 कार्बन होगा तो वर्ड रूट का नाम देंगे मेथ, चेन में 2 कार्बन होंगे तो नाम देंगे एथ, चेन में 3 कार्बन होंगे तो नाम देंगे प्रोप, चेन में 4 कार्बन देंगे तो नाम देंगे ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो नाम देंगे पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, 10 होंगे तो डेक। ये आपको याद रखना है। 1 कार्बन पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे ब्रोथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डो डेक, ट्राइडेक, इस तरह से आगे भी चलता है। हम लोग तो 7-8 के एग्जाम्पल भी कर लें तो ये सफिशियंट है, ये बिल्कुल मोर देन सफिशियंट है। इससे ऊपर तो यार 11वीं में ना आए, 10वीं में कहां से आ जाएगा। याद रखो, अब देखो ध्यान से, मैं ऊपर बताता हूं। 1 कार्बन था तुम्हारे पास, ठीक समझना, 1 कार्बन था। 1 कार्बन के लिए हमने क्या यूज किया, मेथ, यानी जो एल्क है ना, एल्क, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्काइल में भी अल्क है, तो ये जो अल्क है, ये अल्क नाम नंबर ऑफ कार्बन के लिए, 2 कार्बन आए एथ हो गया, 3 कार्बन आए प्रोप हो गया, 4 कार्बन आए ब्यूट हो जाएगा। समझे, अच्छा बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आपको ये वर्ड रूट्स याद होने चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक बार इस स्क्रीन को पॉज करके जरा 2 मिनट के लिए जो कुछ बोर्ड पे लिखा है, 1 कार्बन के लिए मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डो डेक, ट्राइडेक, ये बार 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 पढ़िए। मैथ से लेके पेंट तक, हेक्स से लेके डेक तक, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। प्लीज इंश्योर करिए कि ये जो चीजें हैं इन्हें बार बार बोलकर लेक्चर के दौरान ही आप इसे बोलकर याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होंगे ये जो लिखे हुए हैं, तो नोमेनक्लेचर के दौरान आपको बार 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 पीछे पलट के देखना पड़ेगा और समझ नहीं आएगा। तो इसलिए याद करिए अभी तुरंत, बोलिए एक बार साथ में, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बस हो गया, 3-4 बार पढ़ा, काम खत्म, ये हो गया साहब। अच्छा, अब आपको सफिक्स के बारे में जानना है। सफिक्स जो है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है तो कंपाउंड का टाइप्स देखो। अगर एल्केन नाम का व्यक्ति तुम्हारे पास है तो इसका नाम सफिक्स जो है वो एन आएगा। अगर एल्कीन नाम का वस्तु तुम्हारे पास है तो इसके नाम के आगे ईन आएगा। अगर एल्काइन नाम की वस्तु तुम्हारे पास है तो इसका सफिक्स जो है वो आइन आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह से अगर एल्कोहल होगा तो इसके नाम के आगे ओल आएगा। एल्डिहाइड होगा तो तुम्हारे पास अल आएगा। इसी प्रकार से अगर कीटोन तुम्हारे पास होगा तो ओन आएगा।
इसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड आएगा। अब ये जो हैं बड़े वाले, इनको हम बाद में करेंगे। स्टार्टिंग तो बेसिक से होती है ना, तो इसलिए ये बड़े वाले हम लोग बाद में करेंगे। तो शुरुआत कहां से होगी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से स्टार्ट यहां से होगा। ठीक, एल्केन के एग्जाम्पल लेके सारे रूल्स आपको सिखाए जाएंगे। ठीक, एल्केन्स के एग्जाम्पल्स से रूल्स समझो। और सबसे सिंपल है एल्केन्स को समझाकर सारे रूल्स एक साथ सिखा देना। अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रूल सिखाना, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कुछ भी। देखो, मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है CH4, तो चेन सेलेक्ट करनी है। हमने कहा यार चेन कैसे सेलेक्ट करें? तो सबसे पहले ये रही आपकी एक चेन। तो हमने कहा ठीक है, एक ही कार्बन की तो है। तुमने कहा ठीक है, एक कार्बन की है। जरा इसको पतला कर लेते हैं। एक कार्बन ही है और वो भी चेन में आ रहा है, तो हमारे हिसाब से इसका नाम रहेगा मेथ। और क्योंकि कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सफिक्स आ जाएगा एन, नाम हो गया मिथेन। ठीक है, हम दो कार्बन लिख लेते हैं, CH3 CH3। तो एक काम करो, चेन बनाओ। चेन बनाने का मतलब सीधा चल कर जाओ, रिटर्निंग अलाउड नहीं है, लौट कर नहीं आना है। दोनों कार्बन हमारी चेन में आ गए, तो हमारी चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? दो। दो का वर्ड रूट कितना होता था बेटा? एथ। सिंगल बॉन्ड ही है कार्बन कार्बन के बीच में, तो नाम क्या आएगा? एन। तो इथेन। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से CH3 CH2 CH3 रखा गया। अब सीधा चलकर एक बार चले जाइए और देखिए कितने आपके पास आ रहे हैं। नाम क्या आया इसका बेटा? तीन कार्बन है मेरे पास चेन में, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। बहुत बढ़िया। CH3 CH2 CH2 CH4, कार्बन से कार्बन चले जाइए, लौटना अलाउड नहीं है। और जब ये हो जाए तो बात आएगी, चार कार्बन है हमारे पास चेन के अंदर, चार कार्बन के लिए लिखा जाएगा ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वो एल्केन बन रहा है, और एल्केन में एन ही हमारा सफिक्स होता है, तो ब्यूट के बाद एन। इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या हो कि जब हमारे पास एग्जाम्पल इस तरह का बना हो, ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड मैंने लिखा चार कार्बन का, ये जो कंपाउंड लिखा चार कार्बन का, इस चार कार्बन के कंपाउंड, इस चार कार्बन के कंपाउंड में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और जब यहां पर चेन लोगे तो तुम्हें तीन कार्बन की चेन मिलेगी। कोई बच्चा कहेगा तीन की क्यों सर, चार की क्यों नहीं मिल सकती, नीचे भी आ जाओ। तो भैया मैंने क्या आपको सिखाया? कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, रिपीटिशन मत करना। एक डब्बा बनाइए जिस डब्बे में आप एक दिशा से दूसरी दिशा में चल के जाइए, और लौटना अलाउड नहीं है। तो या तो आप सीधे जा पाएंगे या तो आप इस दिशा में आ पाएंगे, दो में से एक ही तो जा रहे हैं। हाँ, यानी तीन ही कार्बन आप एक बार में सेलेक्ट कर पाएंगे, तीन कार्बन, ज्यादा नहीं। तो आपकी जो चेन है, ये चेन तीन कार्बन की हो गई। अब अगर चेन तीन कार्बन की हो गई तो क्या आप इसे प्रोपेन नाम देंगे? प्रोपेन नाम तो नहीं देंगे, क्योंकि ये हिस्सा हमारा छूट जा रहा है। तो ऐसे समय पर जब ये सब हो जाए और कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, अब ये जो बाहर आ गया ना चेन के, ये चीज हमारे लिए कहलाई सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाई बेटा? सब्स्टिट्यूएंट, जो हमारी प्रिंसिपल चेन के बाहर आती है। अच्छा, तो ये जब सब्स्टिट्यूएंट का खेल आता है तभी हम लोगों को नोमेनक्लेचर के रूल्स याद आते हैं कि कुछ तो बताओ तरीका। तो इसमें तरीकों में क्या है? रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और जिसे हम यहां पर लॉन्गेस्ट चेन नाम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इस लॉन्गेस्ट चेन को ही हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा? प्रिंसिपल चेन। इस लॉन्गेस्ट चेन को ही क्या नाम दिया गया? प्रिंसिपल चेन। तुमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन ऐसी वैसी नहीं है। ये लॉन्गेस्ट चेन ऐसी है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल और मैक्सिमम नंबर ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स आते हों और उसके बाद भी कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो। पहला रूल तो ये। नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको ध्यान करना है कि आपको चेन सेलेक्ट करनी है। चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो ध्यान से। ये एक एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल है। अब मैं बॉन्ड लाइन में भी आपको सिखा रहा हूं, है ना। ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें अगर आप चेन सेलेक्ट करें, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधे चले जाना है, आपको ये चेन मिल जाएगी। मैंने डार्क करके दिखा दिया है आपको, मेरी समझ में आपको आया होगा क्या किया गया है। अब दूसरे वाले में देखें, ये चेन दिखाई दे रही है। तो सर एक तो छूट गया हमारे पास, ये व्यक्ति नीचे वाला। हाँ छूटेगा, वो ब्रांच बन जाएगा। 4 की चेन है, लौटना अलाउड नहीं है। कोई बच्चा कहे नहीं सर हम तो ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाली, तो ये भी सेलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 मिल रहे हैं आपको, 4 ही कार्बन की चेन मिल पाएगी। जो मिल पाएगी सबसे बड़ी, बस वही सेलेक्ट कर लीजिए। ये 4 की चेन हो गई। इसी प्रकार से कोई बच्चा यहां पे ये सोचेगा, अब इसमें कार्बन की संख्या गिनो। तो कार्बन की संख्या आपको मिल रही है 1 2 3 4 5, 5 मिल रही है, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं ऐसे चलो, नीचे चलो और यहां चलो। ये करने पे आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यार ये बड़ी वाली पहले 5 मिल रहे, तब 6 मिल रहे हैं, तो ये हो गई करेक्ट। और सीधी वाली जो थी वो हो गई गलत। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे बड़ी चेन है, आपको ये सेलेक्ट कर लेनी है। तो बाकी ये जो एक एक कार्बन है ये क्या हो गए, ये एक एक कार्बन जो है ये सब्स्टिट्यूएंट बन गए। बढ़िया, क्या बात। चलिए और एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं बॉन्ड लाइन से ही बता रहा हूं, है ना। ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। अब इसमें हम लोग चेन सेलेक्ट करते हैं। देखो एक बार ऐसे चेन सेलेक्ट की जाती है और एक बार ऐसे चेन सेलेक्ट की जाती है। तो देखो ध्यान से, यहां है 1 2 3 4 5 कार्बन चेन में। अब जहां चेन बनाई बस वही रूट वर्ड बनेगा, वही हमारे चेन का हिस्सा है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन की चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये पूरा मिला के सब्स्टिट्यूएंट है। बढ़िया बात है। देखो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ 6 कार्बन की चेन है, ये सही है और ये गलत है। इस प्रकार से विचार करना है, समझे। जवाब है हाँ, ये सही, सॉरी ये गलत और ये सही। ये है प्रकार चेन चूज करने का। हालांकि डिफिकल्ट सवाल बोर्ड में आते नहीं है, इसलिए इतना भी डिफिकल्ट नहीं आ जाएगा कि इस तरह चेन सेलेक्ट करनी पड़े, लेकिन आपको आना चाहिए। चेन सेलेक्ट कर ली। चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको देना पड़ेगा नंबर। क्या देना पड़ेगा, नंबर, पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो हमारे लिए रूल नंबर 2 आ गया। रूल नंबर 2 है, इसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट लोकेंट रूल। अब फर्स्ट लोकेंट रूल को ही दूसरा नाम दिया जाता है फर्स्ट साइट ऑफ डिफरेंस। ऐसा बोले या ऊपर वाला बोले, एक ही बात है, रूल एक ही है, नाम अलग अलग है। एक जमाने में इसे लोवेस्ट सम रूल करके पढ़ाया जाता था। ये नोमेनक्लेचर का एक सही रूल था, लेकिन अब ये रूल नहीं है। ओल्ड रूल अब वैलिड नहीं है। ये क्या है, न्यू रूल है। क्योंकि ये न्यू रूल है इसलिए ये रूल वैलिड भी है। ठीक, और ये नॉन वैलिड, ये रूल वैलिड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने लोवेस्ट सम रूल पढ़ रखा है आईयूपीएससी में, तो मानकर चलिए आपने गलत पढ़ रखा है। लोवेस्ट सम रूल अब है ही नहीं, यही है फर्स्ट लोकेंट रूल। समझो क्या है। जब आप इस प्रकार का कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, लेट से मैं यहां बना दे रहा हूं आपके लिए इस तरह से, ऐसे ये कंपाउंड आपके पास बना हुआ है। मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूं और 2 बार आपके लिए काम करता हूं। देखो हम लोगों को पता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो ये बनने वाली है,
तो यहां भी वैसी ही कुछ लॉन्गेस्ट चेन बना लेंगे। अब जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया इसमें देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। ये जो नीचे बना हुआ व्यक्ति है, ये और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, क्योंकि कार्बन चेन है इसलिए ये अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। कार्बन चेन है इसलिए ये अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अब कार्बन कितने हैं सब्स्टिट्यूएंट में? एक कार्बन के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते थे? मेथ, इसलिए ये क्या है? मेथाइल। तो फिर यहां भी ये क्या है बेटा? मेथाइल, एक ही आदमी है। देखो अगर हम नंबर इस तरह करते हैं 1, 2, 3 और 4, तो मेरे हिसाब से मेथाइल ग्रुप जो है वो 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है। और ये टाइप का करते हैं तो दूसरे नंबर कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ दिख रहा है, यानी 2 पर दिख रहा है। समझे मेरी बात? ये करने से क्या होगा कि जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे सफिक्स। प्रीफिक्स तो मेथाइल लिखेंगे तो हमने मेथाइल लिख दिया। फिर वर्ड रूट लिखेंगे तो 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट। और उसके बाद क्योंकि सफिक्स एल्केन है तो हम लोग लिखेंगे एन। तो मिथाइल ब्यूटेन हो गया। पर मिथाइल ग्रुप तो इस वाले कार्बन पे भी लग सकता था, मिथाइल ग्रुप तो कहीं भी लग सकता था। इसलिए इस मिथाइल की पोजीशन बताना जरूरी है कि आखिर ये मिथाइल कहां लगा है। तो मेरी समझ में यहां पर जो मिथाइल है वो 3rd कार्बन पे दिखाई दे रहा है, और यहां पर मिथाइल जो है वो 2nd कार्बन पे दिखाई दे रहा है। तो 2 मिथाइल और फिर ब्यूट और फिर एन, इस तरह का कुछ हमारे पास नोमेनक्लेचर आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। जो 2 नोमेनक्लेचर आ रहे हैं उसमें नंबर देने के तरीके से, नंबर बताने के तरीके से, पोजीशन बताने के तरीके से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है तो कोई सही होगा कोई गलत होगा, तो ये हिस्सा गलत है और ये हिस्सा सही है। अब सही और गलत की पहचान कैसे हुई वही जानना चाहिए, वही है हमारा रूल। रूल क्या है? आप नंबर दीजिए लेफ्ट से और राइट से चेन को। हमने यहां से लेफ्ट टू राइट इस तरह से नाम दिया है और यहां पर राइट टू लेफ्ट नाम दिया है। देखो जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो किस नंबर पर आ रहा है? यहां पर 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहां पे 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ये देखो कि जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो शुरुआत में आना चाहिए, बाद में नहीं। छोटे नंबर पे आना चाहिए, बड़े नंबर पे नहीं। छोटा नंबर कौन सा है? 2। बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो फिर ये हो गया गलत और ये हो गया सही। यानी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दोनों साइड से नंबरिंग करने पर जिस साइड से पहले आएगा वो हमारा सही नंबर होगा। अच्छा, अगर ये बात है तो जरा ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में जहां हमने चेनें बनाई थी वहां करके बताओ तो। देखो, अच्छा ये तो स्ट्रेट चेन है, देखो सीधी सी बात। पहला वाला एग्जाम्पल ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में कोई नंबर 1, 2, 3, 4 कर लो, चाहे 1, 2, 3, 4 कर लो, सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है तो नंबरिंग का कोई लॉजिक भी नहीं है। लेकिन यहां देखो, अब ये हिस्सा अगर तुम्हें मिल गया है तो मेरा ऐसा मानना, इसको जरा डुप्लीकेट करें, बगल में बनाएं। तो बगल में बनाते ही तुमको एक फील आएगा कि अगर तुमने यहां से 1, 2, 3, 4 किया तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आया। यहां से 1, 2, 3, 4 किया तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर आया। इसका मतलब ये गलत और ये सही होगा। क्या बात है? इसी तरह से इसको भी हम लोग डुप्लीकेट करें, बगल में बनाएं, इस पे भी नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। अच्छा, नंबर कार्बन चेन के अंदर ही देने, बाहर वालों पे नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरी बात, कोने से देने, बीच से नंबर नहीं देने। देखो ध्यान से, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। 4 नंबर कार्बन जो दिख रहा है ये वाला, इस पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। और यहां से देखो 1, 2 और फिर ये आया 3, और 3 पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। बताओ कौन सा छोटा नंबर? ये सही और ये गलत। ठीक, पल्ले पड़ रही है बात? पढ़नी चाहिए महाराज, बहुत जरूरी चीज है। इसको नीचे बना लेते हैं, यहीं पे नंबर देते हैं। राम लालो देखो ध्यान से, 1, 2, 3 और भाग ना जाना चेन के बाहर, सारे नंबर चेन में देने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब तुमने क्या सीखा होगा कि सारे नंबरों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो छोटा है वो आंसर बताओ। ना ना, ये रामलाल पंती है, ध्यान से देखो। यहां से चले ऊपर वाले में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिला। इसमें चले, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, दोनों बराबर पे मिले, आगे बढ़ो। यहाँ फोर्थ नंबर पे मिला, यहाँ फोर्थ में मिला, यहाँ फिफ्थ पे मिला, यहाँ भी फिफ्थ में मिला, दोनों आइडेंटिकल हैं, ये भी सही और ये भी सही, इससे नेम सेम आएगा। तो ये कैसा हो गया बेटा? आइडेंटिकल। बहुत बढ़िया। मैं इसको जरा इरेज करता हूं, है ना। ओहो, इसे इरेज करना था, गलत तो ये था। जो सही वाला है इसे डुप्लीकेट करते हैं।
अब इसमें भी देखो नंबरिंग देके देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखना बेटे, इत्मीनान से। यहाँ से चल रहे हैं तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है। यहाँ चलो 1 2, 2 नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। टोटल नहीं देखने, कोई नंबर नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं करना, बस देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है। पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आया, पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पर आया, जो छोटा वो सही। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देखना है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अगर छोटे नंबर पे आया तो वो सही। अगर पहला सेम नंबर पे आ गया, जैसे यहाँ 3 और 3 पे आया था, तो फिर अगला देखो 4 और 4 पे आया, फिर अगला देखो 5 और 5 पे आया, ठीक। तो अगर सेम निकलते जाए तो आगे बढ़ते जाओ। सबसे पहले देखो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कहां आ रहा है। इसके और एग्जांपल करते हैं, रूल है अपना, देखते रहते हैं। देखो ध्यान से, ये अब इनमें नंबर देते हैं। सबसे पहले तो चेन सेलेक्ट कर लो साहब, मेरी समझ में ये चेन ही है और यही बड़ी चेन है। चेन सेलेक्ट कर ली, अब नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। चेन में इधर उधर से नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4। वैसे तो ओहो, कंपाउंड ही दूसरा बना दिया है। यहां लिखो, देखो ध्यान से, यहां से दो, 1 2 3 4 और 5 ये। अब देखो ध्यान से, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, कितने नंबर पे आ रहा है 2, तो ये 2 नंबर सब्स्टिट्यूएंट दे रहा है। यहां देखो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, किस नंबर कार्बन पे आ रहा है 4, तो ये 4 दे रहा है। सब्स्टिट्यूएंट बाद में आया, सब्स्टिट्यूएंट पहले आया, ये सही है, ये नंबरिंग है। ऐसा ही नंबर देना है, ज्यादा नेतागिरी नहीं, लोवेस्ट सम लगाना नहीं है भैया। हाँ, लोवेस्ट सम जैसा कोई रूल आज की तारीख में आईयूपीएससी के अंदर है नहीं। बता दिया जाता है वो अलग बात है, बताने का कोई मतलब नहीं। बता दो कुछ भी उल्टा सीधा, जो 20 साल पहले नियम था अब नहीं है, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो सही हो गया। इसलिए 20 साल पुराने रूल्स नहीं पढ़ने होते हैं। ये देखो, यहां से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां से नंबर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो ये 3 नंबर सब्स्टिट्यूएंट दे रहा है। यहाँ देखो 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट है, 4 नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, ये गलत ये सही। तो नंबर देने का तरीका ये है, आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट देखना है दोनों साइड से, किधर से नजदीक आ रहा है। जहां छोटा नंबर आएगा बस वो सही होगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट साइट ऑफ डिफरेंस, या फर्स्ट साइट ऑफ डिस्टर्बेंस, या फर्स्ट लोकेंट रूल, ठीक। लोवेस्ट सम नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया साहब, ये होने के बाद अगला नियम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल क्या है, समझो। मान लो कि मेरे पास ये कार्बन की चेन है, यहां मिथाइल लगा है, यहां इथाइल लगा है, और तुमने कहा कि यार अगर मैंने इसको इस तरह से चेन बना ली, डुप्लीकेट कर लो, यहां ले आओ, एक बार देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है। देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट ये है और वो 3 नंबर पे आ रहा है। पहला सब्स्टिट्यूएंट इधर से ये है और वो 4 नंबर पे आ रहा है, और दूसरा 5 पे आ रहा है। तो भैया 4 नंबर बड़ा है और 3 नंबर छोटा है, यही सत्य है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सही नंबरिंग कर लें। और वैसे भी आपको दिख रहा है यार नंबरिंग कहाँ से करनी है भाई, है ना, वो बहुत बड़ा चमत्कार नहीं बता दिया। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को, ये एक कार्बन लटका हुआ है ना। जब ये डॉट होता है तो वो एक कार्बन होता है, और एक कार्बन का मतलब होता है क्या बेटा, मिथाइल। बढ़िया, यहाँ देखो ये 2 कार्बन है, कहोगे कैसे, एक ये डॉट है एक ये डॉट है, और 2 कार्बन का मतलब होता है कौन सा ग्रुप बेटा, एथाइल। अब मेरे पास 2 लोग आ गए, मेथाइल और एथाइल। और जब इसका हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ना प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे बेटा सफिक्स। क्या ये 3 बातें लिखना शुरू करेंगे हम? हाँ। अब जब ये करेंगे तो प्रीफिक्स किसका लिखेंगे, प्रीफिक्स हमारे मेथाइल का भी आएगा और प्रीफिक्स हमारे एथाइल का भी आएगा, तो दोनों का प्रीफिक्स लिखेंगे। तो एक बार ऐसे लिख सकते हैं एथाइल मिथाइल, और कोई बच्चा लिख देगा मेथाइल एथाइल। तो फिर ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए, किसी को पहले किसी को बाद में लिखने के लिए रूल निकाला गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। आप इनका नाम देखें, जो हमारे प्रीफिक्सेस हैं उनका नाम देखें। तो हमने कहा प्रीफिक्स कौन कौन है, जरा चेक करो।
प्रीफिक्स है मिथाइल और प्रीफिक्स है एथाइल। तुमने कहा ठीक है। इसमें कुछ मत देखो, नाम का पहला लेटर देखो, नाम का पहला लेटर देखो। एक के नाम का पहला लेटर एम से है, एक के नाम का पहला लेटर ई से है, तो ये आता है फर्स्ट और ये आता है लेटर ऑन। अच्छा, ये पहले आता है, जो पहले आता है उसी का नाम पहले लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी इसके प्रीफिक्स के अंदर जो मैं लिखूंगा वो पहले लिखूंगा एथाइल, फिर लिखूंगा मिथाइल। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ में आई कि अल्फाबेट के हिसाब से काम करना है, तो एक एग्जाम्पल बेटे और ले लो। यहां लगाया मैंने ब्रोमो, यहां लगाया क्लोरो और यहां लगाया मिथाइल। बहुत बढ़िया। एमी लिखने का मतलब मिथाइल है, मैं CH3 लिख देता हूं। ठीक, अब बड़े इत्मीनान से देखना, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और चेन तो रही ये वाली, 1 2 3 4 5, ये मेरी चेन हो गई। तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ब्रोमो, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है क्लोरो, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मिथाइल। तो ब्रोमो का B, क्लोरो का C, मिथाइल का M। यानी ये सबसे पहले, ये उसके बाद, ये उसके बाद। ठीक, ऑर्डर बता रहा हूं मैं, किसको पहले किसको बाद में लिखना है। ठीक है, इस तरह से हम पहचान जाएंगे, बिल्कुल पहचान जाएंगे, नाम याद होने चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब कुछ बातें याद रखो। जो आयुपेक नोमेनक्लेचर है, इसमें एक जमाने में कहा जाता था कि पूरे नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ये ओल्ड कन्वेंशन है। नो कैपिटल लेटर अलाउड, ये न्यू कन्वेंशन है। अब ये कन्वेंशन कौन बना रहा है? भैया IUPAC है, वो 15-20 साल में अपने नियम बदल देती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देती है। तो उसने किया है, आज से लगभग 19 साल पहले 2005 में ये परिवर्तन हो गया है। पहला लेटर कैपिटल अलाउड नहीं है, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा नाम का, सब स्मॉल होंगे। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं नो स्पेस अलाउड, कोई भी नाम लिखते वक्त स्पेस देना अलाउड नहीं है, आपको कंटिन्यूटी में नाम लिखना है ना, वो प्रीफिक्स हो, सफिक्स हो, कुछ भी हो। अच्छा, अगर दो नंबर्स आ गए, दो नंबर मतलब मान लो 1 और 1 आ गया, तो इनके बीच में कॉमा लगेगा। ठीक, यूज कॉमा बिटवीन टू नंबर्स, यूज हाइफन बिटवीन नंबर एंड लेटर। इसका मतलब अगर मेरे पास 2 मिथाइल है तो याद रखने वाली बात है कि ये जो हाइफन है ये नंबर और लेटर के बीच में आएगा। अच्छा, और कॉमा का मतलब 2,2 है ना, 2,3 ऐसे नंबर्स के बीच में हाइफन आएगा। ये आपको बेटे याद रखना पड़ेगा, मतलब जरूरी है रखना। नोमेनक्लेचर में ये भी रूल्स हैं, इन रूल्स को हम लोग इग्नोर करते हैं, पता नहीं होता, इसलिए नोमेनक्लेचर में गलतियां होती हैं, नंबर कटते हैं। अच्छा, ये सारा हो गया? जवाब है हाँ, हो गया। अब हम लोग ये सारे रूल सीख चुके हैं। इन रूल्स को अगर रिवाइज करना हो, वीडियो रिवाइज करो यार, दोबारा देख लो और ध्यान से देखना, मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया है। बेहतर समझ तब आएगा जब हम लोग एग्जांपल्स कर रहे होंगे। एग्जांपल्स करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। चलो भैया इसका नाम बताओ। भैया सीधी चेन है, सारे कार्बन इसी के अंदर समा जाएंगे, तो हमें कोई जरूरत नहीं है ब्रांचिंग सोचने की। तो मेरे हिसाब से प्रीफिक्स देखोगे तो है ही नहीं, क्योंकि कोई साइड चेन अवेलेबल नहीं है। वर्ड रूट देखोगे तो मेरे हिसाब से 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते थे बेटा? ब्यूट। देखो यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, तो फिर इसका जो सफिक्स आएगा वो आएगा एन, क्योंकि एल्केन दिखाई दे रहा है। तो प्रीफिक्स को लात मारो, 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट और उसके साथ क्या आ गया बेटा? एन। तो नाम क्या बन गया बेटा? ब्यूटेन। वेरी गुड। इसी प्रकार से सेकंड नंबर हम लिख रहे हैं CH3 CH CH3 और यहां पे CH3, अभी भी 4 कार्बन है, लेकिन अभी अगर तुम चेन लेने जाओगे तो तुम्हें चेन ऐसी दिखाई देगी। मेरी बात समझ में आ रही है? चेन कैसी दिखाई देगी? जवाब है हाँ। अब एक बार यहां से 1 2 3 करो, एक बार यहां से 1 2 3 करो, तो आप पाओगे कि जो हमारी ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग साहब 2 ही नंबर पे आ रही है। चाहे लेफ्ट टू राइट देखो तो 2 नंबर पे ही ब्रांच है, राइट टू लेफ्ट देखो तो भी 2 नंबर पर ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग तो है। तो चेक करो कि इसका प्रीफिक्स क्या है। क्या हमारे पास एल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स में आ रहा है? एल्काइल में कार्बन की संख्या 1 है, मतलब क्या मेथाइल ग्रुप प्रीफिक्स में आ रहा है? तो आ रहा है मेथाइल प्रीफिक्स में। कितने नंबर कार्बन पे लगा है? तो तुम कहोगे 2 नंबर कार्बन पे लगा है। बढ़िया बात। फिर वर्ड रूट देखो,
वर्ड रूट के लिए हमारी कार्बन चेन में कितने कार्बन है, तो 1 2 और 3, 3 कार्बन है, यानी कि 3 कार्बन का हो गया क्या बेटा, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जवाब है हाँ। तो हमारे लिए जो सफिक्स आ रहा है वो क्या है बेटा, एन। तो इस प्रकार से अब इसका नोमेनक्लेचर कर दिया जाए। नोमेनक्लेचर क्या आएगा बेटा, मिथाइल। पर भैया मिथाइल की पोजीशन बतानी जरूरी है। अब पोजीशन कहाँ कैसे बताई जाती है, नाम से पहले पोजीशन बताई जाती है तो 2 नंबर पे, और नंबर और लेटर आ गया तो बीच में क्या आएगा, हाइफन। अभी रूल सिखाया था। तो 2 मिथाइल, प्रीफिक्स खत्म, वर्ड रूट क्या आया, प्रोप, और सफिक्स क्या आया बेटा, एन। ये है हमारा सही नाम। बात पल्ले पड़ रही है, जवाब है हाँ, बिल्कुल पल्ले पड़ रही है। एग्जाम्पल देखते जाइए, आनंद आता जाएगा। 3rd नंबर एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CH CH3 और यहां पर लगाया ब्रोमीन। तो अब अगर मैं इस प्रकार से देखूं, ये मेरी चेन है। अब इसका नंबर जो है वो मैं राइट से ही दूंगा। ऐसा तमाशा तो नहीं करना चाहिए ना कि लेफ्ट से नंबर देने लग जाओ, क्योंकि जब तुम लेफ्ट से नंबर दोगे तो 1 2 और 3 नंबर पे ब्रोमीन आएगा, और राइट टू लेफ्ट दोगे तो 2 नंबर पे आएगा, तो इसी को तुम प्रायोरिटी दोगे ना। बिल्कुल सत्य बात है। तो निपटाओ इस साले को, हटाओ, खत्म करो। देखो ध्यान से, सबसे पहले प्रीफिक्स देखो दिया क्या है। मेरे हिसाब से ब्रोमीन दिया है तो हम ब्रोमो लिख लेते हैं। 2 नंबर कार्बन पे है तो हम उसकी पोजीशन लिख लेते हैं। वर्ड रूट चेक करो कितना होगा। तो मेरे कार्बन कितने हैं चेन में, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब क्या वर्ड रूट था, ब्यूट। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दे रखे हैं, हाँ। तो सफिक्स में क्या आने वाला है बेटा, एन। अगर ये हो गया तो मेरा नोमेनक्लेचर हो गया 2 नंबर पे हाइफन, कोई भी कैपिटल अलाउड नहीं है, ब्रोमो। उसके बाद वर्ड रूट ब्यूट, और फिर सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। दिस इज माय नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। ये है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्लियर है, जवाब है हाँ। 4 नंबर ध्यान से देखो क्या है, CH3 CH CH और CH3। मैं कार्बन ज्यादा नहीं ले रहा हूं, अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स आपको सिखा रहा हूं। फिर देखोगे यही मेरी बड़ी चेन है, क्योंकि कहीं नीचे भी भाग जाएंगे तो 4 ही कार्बन ले पाएंगे। अगर तुम सोचो कि तुम इस प्रकार से चेन सेलेक्ट करने की कोशिश करो, तो पहला दूसरा तीसरा है, 1 2 3 और 4 ही तो कार्बन ले पा रहे हो, क्योंकि तुम खुद 4 कार्बन ही ले पा रहे हो, इसलिए कोई भी 4 ही कार्बन की चेन होगी, हम यही ले लेते हैं। नंबर 2, तो चाहे लेफ्ट टू राइट दो चाहे राइट टू लेफ्ट दो, नंबर बराबर ही आने हैं। 2 नंबर और 3 नंबर देखो ध्यान से, 2 नंबर और 3 नंबर पे ही मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। तो अब मैं सब्स्टिट्यूएंट्स पे फोकस कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूएंट दिख गया तुमको पीले पीले, ये देखो एल्काइल ग्रुप है, 1 कार्बन है तो मिथाइल। अब पहचानना पड़ेगा, बार बार ना बताना पड़े। 1 कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन तो एथाइल, इस तरह से सोचना है, ठीक है। जब ये आ गया तो मैं इसके प्रीफिक्स देखता हूं। प्रीफिक्स देखोगे तो मिथाइल है, और सर एक बार मिथाइल थोड़ी है, 2 मिथाइल है। एक मिथाइल लगा है 2 नंबर पे, एक मिथाइल लगा है 3 नंबर पे, ठीक है। वर्ड रूट देखो, मेरे चेन में 4 कार्बन है तो क्या हुआ बेटा, ब्यूट। क्या कार्बन कार्बन में चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या आया बेटा, एन। ये जो मैं बार बार अलग से लिख रहा हूं, आप सभी बच्चों की ये लिखने की आदत नहीं है, इसी वजह से आप गलतियां करते हैं, और इसी वजह से आप आंसर सही नहीं निकाल पाते हैं। जैसा कर रहा हूं वैसा करेंगे, गलतियां होंगी ही नहीं। अब ध्यान से देखो, क्या 2 बार मिथाइल है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं लिखूं 2 मिथाइल, हाइफन लगाना जरूरी है, फिर 3 मिथाइल ऐसा लिखें, उसके बाद लिखें वर्ड रूट ब्यूट, और फिर लिखें एन। और या तो ऐसा लिख लें 2,3, कितनी बार मिथाइल आया, 2 बार, तो 1 के लिए मोनो, है ना, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी में हम लोग लिख देते हैं डाई मिथाइल, यानी 2 बार डाई मतलब 2 बार मिथाइल यूज हुआ है, और कौन कौन सी पोजीशंस पे, 2 और 3 पर। और उसके बाद लिख देते हैं ब्यूट, और फिर सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। इनमें से ये जो तरीका है डाई ट्राई करके लिखने का, इसे आयुपैक में सही माना गया, और बार बार मिथाइल मिथाइल लिखने के तरीके को गलत माना गया। मैंने दोनों तरीके लिख के बताए जानबूझकर, ताकि आपके मन में अगर ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो ये ना हो कि लेक्चर के दौरान इसे डिस्कस नहीं किया गया था और वो कंफ्यूजन मन में ही रह गया। तो मन में कुछ नहीं रहना चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए। चलो 5 नंबर देखो, मैं इसको बॉन्ड लाइन से बताता हूं। ये रहा क्लोरीन, और ये रहा आपका एक, ऐसे ही छोड़ देता हूं। और ये सिंगल छोड़ने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एल्काइल ग्रुप, ठीक। ये हमारा मेन चेन हो गई। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट। हमें टोटल से मतलब नहीं, पहले सब्स्टिट्यूएंट से 1 2 2 नंबर पे मिल रहा है।
भैया पहले 3 पे मिल रहा था, 2 पे मिल रहा है, तो 2 ही छोटा है, वही सही है। ठीक है, अब जरा मैं इसे देखता हूं, क्या ये एक कार्बन है? जवाब है हाँ, एक कार्बन है। एक कार्बन अगर सब्स्टिट्यूएंट में आ गया तो नाम क्या दोगे? मिथाइल। अगर वो 2 कार्बन होते तो नाम क्या देते? एथाइल। सब्स्टिट्यूएंट में है इसलिए एल्काइल, समझे? नाम क्या इसका आ रहा है बेटा? क्लोरो, क्लोरीन है। तो मैं चेक करता हूं कि प्रीफिक्स मेरे पास क्या है। मेरे पास मिथाइल प्रीफिक्स है 2 नंबर पे, मेरे पास क्लोरो प्रीफिक्स है 3 नंबर पे। वर्ड रूट अगर मैं देखूं तो मेरे पास 5 कार्बन है मेरी प्रिंसिपल चेन में, इसका मतलब वर्ड रूट मेरे पास पेंट आएगा। सारे सिंगल बॉन्ड्स दिए हैं, इस वजह से मेरे पास जो सफिक्स है वो एन आएगा, क्योंकि एल्केन की बात हो रही है। अब फिर वही बात कि मेरे पास दो दो प्रीफिक्सेस आ गए, एक आ गया मिथाइल, एक आ गया क्लोरो। अब मैं किसे प्रायोरिटी दूं? तो मैंने कहा देखो जरा, मिथाइल में एम आता है, क्लोरो में सी आता है, तो फिर ये फर्स्ट है और ये क्या है बेटा? सेकंड। जिसका नाम का पहला लेटर अल्फाबेट में पहले आता है, डिक्शनरी में पहले आता है, उसी को पहले लिखना है। यानी कि 3 नंबर का जो क्लोरो है वो पहले लिखा जाएगा, डैश। 2 नंबर का जो मिथाइल है वो बाद में लिखा जाएगा। अचानक से मत सोचना कि डाई करके क्यों नहीं लिखा, अबे क्लोरो अलग है, मिथाइल अलग है। ये डाई ट्राई वाली टेक्निक जो ऊपर करी ना, वो तब जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, या दोनों अलग अलग है, समझे? 3 क्लोरो 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट आ गया तो क्या लिखोगे बेटा? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, एंड नो गैप बिटवीन द लेटर्स। कोई गैप नहीं देना। ये मत सोचना कि प्रीफिक्स लिख लिया तो स्पेस दे दें, रूट वर्ड लिखा तो स्पेस दे दें, कोई स्पेस अलाउड नहीं होता है नोमेनक्लेचर में। कितने हो गए थे? 5। छठा देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। ये दिया भाई आपको। तो मेरी समझ में जो चेन है वो तो इस तरह की आपको सोचनी चाहिए। जवाब क्लियर है मेरी बात? हाँ। अब देखो ध्यान से, ये एक चेन के बाहर छूटा है, और ये भी एक चेन के बाहर छूटा है, और ये चेन के बाहर छूटा है। चेन के बाहर जो कुछ भी लटक रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ही कार्बन है। एक कार्बन होने का मतलब ये कौन है बेटा? मिथाइल है। ये भी एक ही कार्बन है, तो ये भी कौन है बेटा? मिथाइल है। और ये कौन है बेटा? मेरे पास क्लोरीन है, तो नाम क्या देंगे? क्लोरो। नंबरिंग करना चालू करें। जब तुम नंबर देते हो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दोगे। अब कहोगे राइट से ही क्यों दिया, लेफ्ट से क्यों नहीं दिया? अबे यहाँ सेकंड नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है, यहाँ से चलते लेफ्ट से तो 1 2 थर्ड नंबर पे पहला मिलता, तो इस वजह से जहां पहले मिलेगा उसी को देखोगे यार, है ना? ठीक। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स क्या क्या है तुम्हारे पास, ये जरा एक बार चेक करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रीफिक्सेस में तुम्हारे पास 3 लोग हैं। 2 तो मिथाइल है, एक मिथाइल है 2 नंबर का ये वाला, एक ये मिथाइल है जो 4 नंबर कार्बन पे लगा है। अच्छा, 2 मिथाइल हो गए, इसका मतलब इसमें डाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एक हो गया क्लोरो, और ये 3 नंबर पे है। 6 कार्बन मेरी चेन में है टोटल, तो मेरे लिए वर्ड रूट आएगा हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या आएगा? एन। बड़ा बढ़िया है। चलो नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले तो अब नोमेनक्लेचर में ये भी लड़ाई है ना कि मिथाइल पहले आएगा या क्लोरो पहले आएगा। तो आपको ये पता है कि ये नंबर 1 है और ये दोनों नंबर 2 है। बहुत बढ़िया। तो क्लोरो से कहानी शुरू होगी। तो 3 नंबर पे लगा है हमारे पास क्या बेटा? क्लोरो। उसका हाइफन आएगा क्योंकि इनके पोजीशन आनी। 2 पर कॉमा 4 पर, देखो लेटर और नंबर के बीच में हाइफन आया, और नंबर ये, और नंबर के बीच में कॉमा आया। ठीक है, अब फिर हाइफन आएगा। डाई मिथाइल, सिर्फ मिथाइल ना लिख देना भैया, कितनी बार मिथाइल यूज कर रहे हो? 2 बार, तो डाई मिथाइल। सब खत्म हो गया। वर्ड रूट क्या आया बेटा? हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या आया? एन। एंड दिस इज योर नोमेनक्लेचर। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, 7 नंबर एग्जांपल। ये एक बढ़िया एग्जांपल है नियो पेंटेन का, लेकिन हम लोग आयुपेक निकाल रहे हैं। इसमें जो चेन तुम बेटा सेलेक्ट कर पाओगे वो यही है, इससे बड़ी 3 कार्बन से बड़ी चेन नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये जो 2 लोग तुम्हारे पास हैं, ये और ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। मैंने बोला चेन के बाहर जो भी लटक रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंटों के नाम देखो क्या है।
हम कहेंगे मिथाइल, और इस व्यक्ति का भी क्या है, मिथाइल। क्या सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गया? तो तुरंत खड़कना चाहिए कि सर इसमें तो डाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 1 2 3 ये नंबर्स हो गए। अब सबसे पहले प्रीफिक्स पहचानो कौन से हैं तुम्हारे पास। सर एक मिथाइल है 2 नंबर पे, और दूसरा भी मेरे पास मिथाइल है 2 नंबर पे। फिर वर्ड रूट पहचानो, तो तुम कहोगे मेरे पास 3 कार्बन है चेन में, तो प्रोप हो गया। सफिक्स पहचानो, क्योंकि मैं सारे सिंगल बॉन्ड लिख रहा हूं इसलिए क्या हो गया बेटा, एन। अब मैं अगर नोमेनक्लेचर पर उतर जाऊं तो मेरे पास आएगा 2,2, क्योंकि मिथाइल मिथाइल आइडेंटिकल है इसलिए 2 बार रिपीट हुआ तो डाई, और प्रीफिक्स क्या है इसका, मिथाइल। समझे? ये पोजीशन बताई दोनों की, 2 बार यूज हुआ ये बताया, नाम क्या है ये बताया। इसके बाद आया प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, ये नाम रख दिया? हाँ नाम रख दिया। आइए 8 नंबर। अरे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, एक और लेक्चर आएगा नोमेनक्लेचर, मतलब बैंड बजा देंगे नोमेनक्लेचर की, इतना अच्छा आ जाएगा कि आपसे गलती होगी ही नहीं, एकदम परेशान नहीं होना बस। देखो CH3 CH2 CH CH3, यहां से निकालो CH2 CH3। अब बच्चे सबसे पहले गलती क्या करेंगे, इसे चेन मान लेंगे। भाई बंधु अगर ये चेन है तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 कार्बन की है, पर इसकी बजाय अगर तुम चेन इसे सेलेक्ट करो जो मैं अभी दिखा रहा हूं, तो चलना तो सीधा ही है ना। हाँ, तो चेन सेलेक्ट करो, कितने की होगी, 1 2 3 4 5, 4 की बजाय 5 की हो गई, इसलिए जो अभी दिखा रहा हूं ये असली चेन है, यही सही चेन। 1 2 3 4 5, तो जो ये बाहर लटक रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए पहचानने में मिथाइल आ रहा है, आपको ये पहचानना पड़ेगा एक कार्बन है 2 कार्बन है क्या है। तो प्रीफिक्स पहचानो, वर्ड रूट पहचानो, और सफिक्स पहचानो। प्रीफिक्स तो मिथाइल है, और चेन में कितने नंबर पे मिथाइल आ रहा है, 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। वर्ड रूट कार्बन कितने टोटल, 5, 5 का वर्ड रूट कितना है बेटा, पेंट। सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। अब नाम लिखो। 3 नंबर पे क्या आया बेटा, 3 नंबर पे आया मिथाइल। प्रीफिक्स खत्म हो गए, वर्ड रूट पे आओ, क्या लिखे बेटा, पेंट। उसके बाद क्या लिखे बेटा, एन। मैंने ये सारा जो है वो स्पेस देके लिख दिया है, चिपका के लिखे, नो स्पेस इज अलाउड, है ना, गलती से भी स्पेस अलाउड नहीं है। ये हो गया आपका नाम। बहुत ही बढ़िया, ये तो यार बहुत आसान है भैया, पूरी ऑर्गेनिक आसान है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने फॉर्मूला पकड़ा कि सर क्या पढ़ाया जा रहा है, फिर तो ये इतना लल्लू है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्लोरो लगा लो, यहाँ पे चलो आयोडो लगा लो। अब देखो चेन कौन सी ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं चेन। दिख रही है चेन कौन सी है? चेन बड़ी आराम से पहचानने में आनी चाहिए। चेन पहचाने, यहां से दो 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, लोवेस्ट सम नहीं देखना। देखो अगर मैंने राइट से नाम दिया ना 1 और 2, दूसरे कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिल गया जो मिथाइल है, एक कार्बन दिख रहा है ना, तो मिथाइल है, पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे मिला। अगर मैं लेफ्ट टू राइट देता यहां से, तो 1 2 और 3, तीसरे कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आयोडीन मिलता, तो दूसरे पे मिल रहा है और तीसरे पे मिल रहा है, तो दूसरे वाले को पसंद करेंगे। लोवेस्ट सम नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, मिस नहीं करना है ना। आदत पड़ी होगी लोवेस्ट सम देखने की, गलत रूल है वो। ये दोनों एक एक कार्बन है, तो आप इनको मिथाइल लिखोगे, 2 नंबर पे लगा हुआ। आप इसे भी मिथाइल लिखोगे, 2 नंबर पे लगा हुआ। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये आदमी क्लोरो है, क्या है ये, क्लोरो। तो आपका, अच्छा क्लोरो कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। पहचानो भैया। अच्छा ये आयोडो भी छूट गया हमसे, आयोडो है भैया, ये भी है ना। तो ये है आयोडो, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। अब मेरे पास वही 2 4 घिसी पिटी चीजें हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स चेक करो। मेरे पास क्लोरो है 4 नंबर पे, मेरे पास आयोडो है 5 नंबर पे, मेरे पास मिथाइल है 2 2, एक मिथाइल है 2 नंबर पे, एक मिथाइल है 3 नंबर पे। मैंने कहा ठीक है। वर्ड रूट 7 कार्बन है मेरे पास चेन में, तो वर्ड रूट कितना हो गया बेटा, हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या आया बेटा, एन। क्या ये बहुत आसान है? जी हाँ बहुत ज्यादा आसान है, चेक करो भैया। अब लड़ाई हो गई प्रीफिक्सेस में कि कौन पहले आएगा, क्लोरो आयोडो या मिथाइल। तो आपको क्लियर पता है कि ये पहला आदमी है, सी पहले आता है, आयोडो आई बाद में आता है, एम सबसे बाद में आता है।
तो नाम लिखो। देखो 4 नंबर पे आ रहा है, हाइफन लगा के लिखना है, ऐसे नहीं, क्लोरो फिर हाइफन लगाओ। फिर देखो आयोडो आ रहा है 5 नंबर पे, 5 आयोडो, कैपिटल कुछ भी नहीं, फिर हाइफन लगाओ। क्या मिथाइल 2 और 3 2 पे आ रहा है, तो 2,3 हाइफन लगाओ। क्या मिथाइल, ना बाबू, डाई मिथाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डाई मिथाइल लिखना पड़ेगा। लिख दिया, सारे प्रीफिक्सेस खत्म हो गए। अब वर्ड रूट पे आओ। वर्ड रूट कितना है बेटा इसका, हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आने वाला है बेटा, एन। एंड यू गेट द एग्जैक्ट आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। क्या ये बहुत आसान है? जी हाँ, बहुत आसान है। ये है बेसिक्स, सब बेसिक ही चल रहा है। अबे सब बेसिक है यार, एडवांस तो पढ़ाया नहीं जा सकता 10th में, लेकिन बेसिक्स ऑफ आयुपेक नेमिंग ये हम लोगों ने आज की है। और सिर्फ एल्केन सीखा है, और वो भी ढंग से नहीं, मतलब ढंग का मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं। लेकिन आपने जो आज सीखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह सिखाया गया है जिससे आपको नोमेनक्लेचर आ जाए, आपको क्या क्या देखना है आपको पता चल जाए। आप लेक्चर को एक बार देखिए इत्मीनान से, स्पीड बढ़ाकर मत देखना, स्पीड बढ़ाकर देखने से बैंड बज जाती है, लेक्चर समझ नहीं आता है और भ्रम होता है कि हमने पूरा देख लिया। इत्मीनान से देखो, टेक योर टाइम, टाइम पूरा लोगे तो बात बनेगी। ठीक, क्या रीजन था, इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है। दिस इज द वेरी लॉजिकल फॉर्मूला ऑफ नोमेनक्लेचर। प्रीफिक्स चेन के लिए, वर्ड रूट कार्बन के लिए, सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए, है ना। ये 3 लोग आते हैं, हेलोजेंस, एल्काइल और लेस प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। हम लोग 2 करने वाले हैं। अच्छा, हेलोजेंस मैंने बता दी है, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, टेंशन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, इनके नेम्स के हिसाब से बात बनती है। अच्छा, एल्काइल ग्रुप में क्या है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ तो एल्काइल बनता है। अल्का किसका नाम है, कार्बन का नाम है। एक कार्बन पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, इस तरह चलता रहेगा। तो मेथेन का मिथाइल, एथेन का एथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल बनता जाएगा। वर्ड रूट हमने सीखा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए है। सफिक्सेस हमने सीखे, एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए ईन, एल्काइन के लिए आइन, अभी इनका नंबर नहीं आया है। फिर ओल, अल, ओन, ओइक एसिड, इस तरह से, है ना। उसके बाद देखोगे कि एल्केन्स के एग्जांपल से हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, ब्रांचिंग होनी चाहिए, ग्रुप्स होने चाहिए, और फिर बहुत सारे एग्जांपल्स किए। फिर फर्स्ट लोकेंट या फर्स्ट साइट ऑफ डिस्टर्बेंस रूल देखा कि जिसमें सबसे पहले डिस्टर्बेंस आ जाए, यानी कि जो लोकेंट है वो क्लोजेस्ट पड़ना चाहिए। अगर 1 2 3 नंबर पे लोकेंट आ रहा है, उल्टा कर देने पर 2 नंबर पे लोकेंट आएगा, तो यही वाली नंबरिंग हमारे लिए सही होगी। नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप या फिर ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनकी पोजीशन बताने के लिए, और इसके एग्जांपल्स हम लोगों ने किए। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल सीखा। ऑर्डर रूल किस लिए सीखा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस हमारे पास मौजूद हैं तो एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस का प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि किसे पहले किसे बाद में लिखा जाए। तो जो नाम है उसका पहला लेटर जिसका डिक्शनरी में पहले आता है उसे हम पहले लिखेंगे और दूसरे वाले को बाद में लिखेंगे। इसी ऑर्डर में हम लोग लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फिर कोई, ये पुराना कन्वेंशन है, हमें फॉलो नहीं करना है। कोई लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस अलाउड नहीं है ना। नंबर्स के बीच में कॉमा इस्तेमाल होगा, नंबर्स और लेटर्स के बीच में हाइफन इस्तेमाल होगा। एंड वी स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। अभी एग्जांपल सॉल्व करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जो मैंने अभी तक यहाँ कराए, और आपको एक से एक बेहतरीन एग्जांपल्स मिलेंगे यहाँ पर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आज का तो यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्कीन करेंगे, एल्काइन करेंगे, ठीक, और ग्रुप्स करेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप्स अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैं, ये करेंगे, ठीक। और थोड़ा सा एडवांस रहेगा अगला लेक्चर, मतलब बेसिक से उठ जाएगा ऊपर। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।